एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से इंडिया में नेशनल मूवमेंट इवॉल्व हुआ। आज हम आज़ाद तो हैं, हमें आज़ादी कैसे मिली और कौन कौन से इवेंट हुए थे उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास तक हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। एक समय था जब किसी भी प्रकार के नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। जैसे आज आप इंडिया को देखते हो तो इंडिया आपको एक पॉलिटिकल यूनिट दिखता है, मतलब उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं, वहाँ के लोग खुद को इंडियन बोलते हैं। तो यह एक नेशन स्टेट का आइडिया हो गया। और जब नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे, जिस तरह से राजा रूल किया करते थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे, अपने टेरिटरीज़ को फिक्स नहीं रखते थे, कभी भी टेरिटरीज़ बढ़ जाती थी, कभी भी टेरिटरीज़ घट जाती थी, वहाँ के लोग अपने आप को अलग अलग प्रांतों में बांट लेते थे। तो इस तरह से कॉमन कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं रहती थी लोगों की। जैसे मान लीजिए कि आज जो राजपूताना एम्पायर के अंडर में थे, वो कल को दिल्ली सल्तनत ने हमला कर दिया तो वो उनके अंडर में आ गए। इस तरह से उनकी आइडेंटिटी एक फ्लक्चुएटिंग आइडेंटिटी थी। उनका नेशन के टुवर्ड जो एक नोशन होता था वो फिक्स नहीं होता था। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया, डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आते चले गए, तो नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता चला गया, मतलब देश बनते चले गए। जैसा आज हम देखते हैं हमारा देश है भारत, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल चीज़ है कि देश सिर्फ बाउंड्रीज से नहीं बनते हैं, वहाँ के लोगों की एक फीलिंग डेवलप करना होता है, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाना होती है कि हाँ ये हमारा देश है। तो ये कैसे आया? क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। कैसे लोग अपने आप को सिटीजन ऑफ द कंट्री देखने लगे, तो उसके चलते लोगों की एक कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होती है, बिलोंगिंगनेस डेवलप होती है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ समझने लगते हैं। अब कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस कैसे बनती है, उसके लिए नए नए सिंबल्स लाए जाते हैं। सिंबल्स जैसे फ्लैग, तो इस तरह से सिंबल्स के टुवर्ड एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आ जाता है। नए नए सिंबल्स, आइकन्स, सॉन्ग, आइडियाज़ के माध्यम से एक कॉमन आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस डेवलप होने लगी। अब एक सवाल आता है कि इंडिया में कॉमन आइडेंटिटी कह लीजिए या कॉन्सिक्वेंसेस कैसे डेवलप हुए इंडिया में या इमर्ज हुई, इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर हमें बताता है। इंडिया में नेशनल मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, वो सारा सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हर कंट्री में सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंगनेस या फिर कह सकते हैं कि नेशन स्टेट बनने के बाद जो लोगों के अंदर फीलिंग आई कि हाँ हम एक देश के लोग हैं, वो जितनी भी कॉलोनीज़ थी, तो उससे पहले हम जानते हैं कि कॉलोनीज़ के बारे में जब कोई एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को गुलाम बना लिया जाता है, जैसे इंडिया था, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और वियतनाम था, तो ये सारी कंट्रीज़ कभी ना कभी किसी ना किसी दूसरी कंट्री के द्वारा सप्रेस की गई थी या गुलाम बनाई गई थी। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ने रूल किया, साउथ अफ्रीका पर ब्रिटिश ने रूल किया, वहीं वियतनाम के ऊपर फ्रांस ने रूल किया। तो इस तरह से ये सारी कंट्रीज़ कॉलोनीज़ थी। अब जो कॉलोनीज़ थी, वन कॉमन पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन कॉलोनीज़ वाज, इन सभी कॉलोनीज़ में जो नेशनलिज्म की फीलिंग बनी, तो सारी कॉलोनीज़ में एक कॉमन पॉइंट था, वो था कि सारी कॉलोनीज़ में एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट डेवलप किए, चाहे वियतनाम हो, साउथ अफ्रीका हो या फिर इंडिया हो। सभी जगह लोग गुलामी सह रहे थे, सभी जगह लोग कॉलोनाइज थे, तो उनके मन में एक इच्छा जागी कि उन्हें आज़ादी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कंसीडर कॉलोनीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। मतलब जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया, जैसे हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई,
हमारी कंट्री में 1857 का रिवॉल्ट हुआ, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर जब हमें आज़ादी मिली 1947 तक, तो वहाँ तक हर इंसान के मन में डिस्कंटेंट जागने लगा था। जब डिस्कंटेंट एक यूनाइटेड फॉर्म में देखने को मिला, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। तो इस तरह से जो एक कॉमन पॉइंट था जो हमें सारी कॉलोनीज़ में देखने को मिला, जिसके चलते नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हुई, वो था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हर कॉलोनीज़ में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट डेवलप हुआ। सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, एक ऐसी फीलिंग आती थी कि अब सभी के साथ गलत हो रहा है। साथ ही सभी के बीच में एक कॉमन पॉइंट आ गया था कि ब्रिटिश हमारे ही दुश्मन है और तुम्हारे भी दुश्मन है। जैसे इंडिया में जितने भी लोग थे, चाहे वो अमीर थे, गरीब थे, सभी को ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से जाना चाहिए। तो यहाँ एक शेयर्ड और कॉमन बॉन्ड डेवलप हो जाता है। बट द नोशन ऑफ फ्रीडम फॉर ईच क्लास एंड ग्रुप वरीड, जो पीजेंट्स थे वो किसी और कारण से ब्रिटिशर्स से परेशान थे। मान लीजिए कि वो इसलिए परेशान थे कि उनको फोर्स्ड लेबर की तरह काम करना पड़ता था। ज़मींदार ब्रिटिशर्स से किसी और कारण से परेशान थे। ज़मींदार को ये लगता था कि हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। तो इस तरह से जो नोशन थे लोगों की फ्रीडम के लिए, ज़मींदार इसलिए आज़ादी चाहता था कि उसे टैक्स ना देना पड़े। पीजेंट इसलिए आज़ादी चाहता था कि उसे बाउंडेड लेबर से आज़ादी मिल जाए। यहाँ पर आज़ादी को लेकर हर आदमी का आइडिया अलग हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, उन्हें हमें छोड़कर जाना होगा। ये एक आइडिया था और इस आइडिया के चलते लोग यूनाइट हुए। यूनाइट कैसे हुए? जैसे महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने जो अलग अलग ग्रुप्स थे, जो स्कैटर्ड थे, इनको एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आए। मतलब सभी लोगों को, सभी क्लासेस को, सभी ग्रुप्स को एक साथ यूनाइटेड किया और ये बताया कि सभी की प्रॉब्लम की कॉजेज ब्रिटिशर्स है, तो उन्हें जाना होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोक द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उससे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसने हमारे देश में नई नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप की हैं, जिसके चलते हमारी कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हुई। जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट रहे हमें वो समझ आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसके लिए उन्हें पैसा वॉर लोन्स और इंक्रीज टैक्सेस से मिला। ब्रिटिशर्स ने अपने पैसों की बढ़ती डिमांड को फुलफिल करने के लिए टैक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 to 1918, एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल। ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसके कारण एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइजेस बढ़ गए, जैसे फूड आइटम, क्लॉथ्स एट्सेट्रा। वही 1913 से 1918 के बीच में चीज़ों की कीमतें डबल हो गईं, जिसके कारण कॉमन पीपल को एक्सट्रीम हार्डशिप को फेस करना पड़ा, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जब सभी लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हो रहे थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट की गई थी, तो लोग अब यूनाइट होने लगे थे। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारे बीच फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि हम सब एक ही पर्सन से या ब्रिटिशर्स से परेशान थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, जिसके कारण हमारे बीच में एक यूनिटी फॉर्म्ड होने लगी। वही यूनिटी नेशनलिज्म का एक बाइंडिंग फॉर्म बनी। सप्लाई ऑफ सोल्जर्स फॉर वॉर, फोर्स रिक्रूटमेंट कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्हें सोल्जर्स चाहिए थे। अब ऐसा तो नहीं था कि वो पैसों से लड़ाई लड़ सकते थे। पैसों से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है सोल्जर्स से, सेना से। ब्रिटिशर्स ने ज़बरदस्ती इंडिया से लोगों को ब्रिटेन की आर्मी में शामिल किया कि वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ें, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वाइड स्प्रेड एंगर फैल गई।
या बढ़ गई। कॉमन पीपल के अंदर एक डिसकंटेंट डेवलप हो जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, जो नेशनलिज्म की फीलिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। क्रॉप फेलियर, शॉर्टेज ऑफ फूड, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एंड फेमाइंस, 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड। वहीं दूसरी तरफ प्रकृति भी हम भारतीयों का साथ नहीं दे रही थी। उस समय में क्रॉप फेलियर हो जाता है, जैसे सूखा पड़ने या ज़्यादा बारिश होने से क्रॉप फेलियर हो जाता है। अकाल जैसी सिचुएशन आ जाती है। जब क्रॉप फेलियर होगा तो उसके चलते शॉर्टेज ऑफ फूड सफ़र करना पड़ेगा, मतलब खाने की कमी हो जाएगी। खाने की कमी के दो प्रॉब्लम थे, एक हमारे पास पहले से खाने की कमी थी और ब्रिटिश डाइवर्टिंग या डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स टुवर्ड यूरोप, मतलब वॉर में लड़ रहे सैनिकों के लिए, साथ ही ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया से फूड ग्रेन लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हो गया, मतलब महामारी फैलने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगती है। साथ ही फेमाइन या भुखमरी के कारण भी लोग मर रहे थे। इन समस्याओं के कारण लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मर जाते हैं। ये सारी चीज़ें निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों ने मिलाकर एक बहुत बड़ा रीज़न दे दिया था कि हम ब्रिटिशर्स के टुवर्ड रिवेल हो जाएं, आवाज़ उठाएं। इमर्जेंस ऑफ न्यू लीडर्स विद न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। आज़ादी के लिए संघर्ष हम बहुत पहले से करते आ रहे थे, लेकिन आज़ादी मिली नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि जो आप चाह रहे हो उसका विज़न गलत नहीं है, आपका तरीका गलत है। तो हमें अब ज़रूरत थी कि कुछ नए लीडर्स आएँ हमारे पास में, कोई किसी नए तरीके से हमारे साथ में आज़ादी के लिए प्रयास करे। तो ये जो नए लीडर्स थे वो थे महात्मा गांधी। तो उनका एक नया तरीका था, उनका तरीका अपने आप में ही एक यूनिक तरीका था, जिसको सत्याग्रह कहा गया है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।